नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली क्लास में बात की थी बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में, मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। इसके अलावा हमने बात की थी हुडा सम्मेलन के बारे में। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों तुंगा का युद्ध के बारे में। ठीक है, तुंगा जो दौसा नामक स्थान के पास में पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या दोस्तों, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। किससे विवाह किया दोस्तों? सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री कौन थी? चंद्र कुंवर बाई थी। कौन थी? चंद्र कुंवर बाई। कब की बात है दोस्तों? यह है बात 1708 ईस्वी की। विवाह से पूर्व जयसिंह ने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। विवाह से पूर्व जयसिंह ने, जो जयपुर का सवाई जयसिंह है, उसके द्वारा इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, जिससे मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही सिंहासन पर बैठाने की बात कही कि भाई जो चंद्र कुंवर बाई से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो कहाँ बैठेगा? वो बैठेगा जयपुर की राजगद्दी के ऊपर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। सवाई जयसिंह ने अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह भी किस पर किया? इकरारनामे पर हस्ताक्षर करके किया। ठीक है, कि जो राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र होगा वही क्या बैठेगा? जयपुर की राजगद्दी पे बैठेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद में 1722 ईस्वी की बात है दोस्तों। जयसिंह की खींची रानी, जयसिंह की एक और सेकंड रानी थी जिसका नाम था खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है ईश्वर सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। सूरज कंवर से कौन होता है? ईश्वरी सिंह उत्पन्न होता है। और 1728 में मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक तो होता है चंद्र कुंवर से उत्पन्न, उसका नाम क्या है? माधो सिंह। और सूरज कंवर से उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। ठीक है, जयसिंह के बाद माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के बीच क्या हो जाता है दोस्तों? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। सितंबर 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? तो रानी सूरज कंवर का। किसका था? रानी सूरज कंवर का। किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर की राजगद्दी का दावा किया। कौन करता है? सवाई माधो सिंह करता है। ठीक है, इस प्रकार माधो सिंह व ईश्वरी सिंह में गृह कलह आरंभ हो जाता है और दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह ने किसको बिठा दिया? जयसिंह के बाद उसका जो बड़ा पुत्र है ईश्वर सिंह वह राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन माधो सिंह क्या होता है दोस्तों? जो इकरारनामा किया जाता है उसके माध्यम से वह क्या करता है? गद्दी का दावा करता है। और माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में क्या हो जाता है? गृह कलह आरंभ हो जाता है और दोनों पक्ष जो है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह क्या करते हैं? तो ये दोनों जो है मराठों से क्या मांगते हैं? सहायता मांगते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता हेतु उनको 20 लाख रुपए देने का क्या किया जाता है दोस्तों? आश्वासन दिया जाता है। ठीक है, मल्हार राव होलकर को, जो मराठा थे, उनको माधो सिंह द्वारा सैनिक सहायता हेतु 20 लाख रुपए देने का क्या किया जाता है? आश्वासन दिया जाता है। इसी प्रकार ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से क्या की दोस्तों? सहायता प्राप्त की। तो आपको ध्यान रखना है, माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से सहायता ली और ईश्वरी सिंह ने ली थी राणोजी सिंधिया से। ये दोनों ही क्या है दोस्तों? मराठा हैं। ठीक है, फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर क्या कर दी दोस्तों? चढ़ाई कर दी। और ईश्वरी सिंह ने मराठों की सहायता से माधो सिंह को क्या कर दिया दोस्तों? खदेड़ दिया। ठीक है, ईश्वर सिंह ने मराठों की सहायता से माधो सिंह को खदेड़ दिया। तो आपको ये ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सहायता हेतु
प्रतिनिधि को कालपी भेजकर 2 लाख रुपए देने का क्या किया दोस्तों, वचन किया। ठीक है, 20 लाख रुपए का पहले कर लिया दोस्तों, फिर 2 लाख रुपए का वचन देने का क्या किया, वचन देने का वचन दिया, यानी कि 2 लाख रुपए देने का वचन दिया कालपी भेजकर। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्लराव होलकर को सहायता हेतु प्रतिनिधि को कालपी भेजकर 2 लाख रुपए देने का क्या दिया, वचन दिया। तो आपको ध्यान रखना है। मल्लराव ने अपने पुत्र खांडेराव, मल्लराव का पुत्र था दोस्तों खांडेराव, उनको 1000 सवार के साथ तीनों राजपूतों की सहायता हेतु भेजा गया। कहाँ भेजा गया, तो जयपुर भेजा गया। 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों में राजमहल नामक स्थान पर भीषण युद्ध होता है दोस्तों। कहाँ होता है, राजमहल नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है। राजमहल नामक युद्ध कब होता है, तो यह होता है 1 मार्च 1747 को होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राजमहल युद्ध का कब होता है, तो 1 मार्च 1747 को होता है। कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों टोंक में। टोंक के पास में है राजमहल नामक स्थान, तो वहाँ पर यह युद्ध होता है। और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या होता है दोस्तों, विजयी होता है। ईश्वरी सिंह को इस युद्ध में क्या मिलती है दोस्तों, जीत मिलती है, और माधो सिंह को हार मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था। मतलब जो राजमहल का युद्ध हुआ था तब तक तो पेशवाओं का झुकाव किसकी तरफ था, ईश्वरी सिंह की तरफ था। लेकिन राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह दोस्तों कौन सा, मेवाड़ वाला, महाराणा जगत सिंह की ओर से अधिक रुपया देने के लालच दिया गया दोस्तों, अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का क्या ले लिया, पक्ष ले लिया। किसके द्वारा दिया गया लालच दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रुपया देने का लालच दिया गया था महाराणा जगत सिंह की तरफ से, और जो है ईश्वरी सिंह का पेशवा साथ छोड़ देते हैं और माधो सिंह का पक्ष ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक युद्ध होता है दोस्तों बगरू का युद्ध, यानी कि बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ होती है, और 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या होता है दोस्तों, पराजित हो जाता है। ईश्वरी सिंह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और ईश्वरी सिंह का साथ कौन देता है दोस्तों, तो सूरजमल क्या करता है, ईश्वरी सिंह का साथ देता है। जो भरतपुर का जो सूरजमल है वो क्या देता है, ईश्वरी सिंह का साथ देता है। और माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने के लिए क्या होना पड़ता है दोस्तों, विवश होना पड़ता है। किसको विवश होना पड़ता है, तो ये सवाई ईश्वरी सिंह को क्या होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। कि सवाई ईश्वरी सिंह क्या करेगा, माधो सिंह को 4 परगने देगा, उम्मेद सिंह को बूंदी राज्य को लौटाएगा वापस, और मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने का क्या होना पड़ता है दोस्तों, विवश होना पड़ता है। ठीक है, तो ये हार के बाद की बातें हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बगरू के युद्ध में। बगरू का युद्ध यानी कि कब होता है दोस्तों, अगस्त 1948 में होता है। ठीक है, बगरू के युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका दोस्तों। जो मराठों को देने का वादा करता है ईश्वरी सिंह, वो रुपए नहीं दे पाता है। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ता है। होलकर जो है इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ता है। मार्ग में उसे जयपुर का राजदूत यानी कि 2 लाख रुपए की राशि के साथ मिलता है। ठीक है, ईश्वरी सिंह 2 लाख रुपए देकर अपने राजदूत को भेजता है, और वो होलकर को देने की कोशिश करता है, लेकिन होलकर क्या करता है दोस्तों, मना कर देता है। और होलकर इस राशि से खुश नहीं था, उसने जयपुर की ओर बढ़ना क्या रखा, जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब यह सूचना ईश्वरी सिंह को दी तो ईश्वरी सिंह क्या हुआ दोस्तों, भयभीत हुआ। ठीक है, क्योंकि मराठों को देने हेतु उसके पास रकम नहीं थी। मात्र 2 लाख रुपए में ही सारा चीज़ सुलटाना चाहता था दोस्तों ये, तो उसके पास इतनी भारी भरकम रकम नहीं थी किसको देने के लिए, होलकर को देने के लिए। तो इसलिए वह बहुत ज़्यादा भयभीत होता है और निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को निराश होकर आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजाल से क्या कर लिया, अपने आप को आज़ाद कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की राजगद्दी पर बैठाया जाता है। माधो सिंह को बैठा दिया दोस्तों जयपुर की राजगद्दी पर, किसके द्वारा, होलकरों के द्वारा, पेशवाओं के द्वारा। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उनके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांगे रखी।
ठीक है, जो मांगे, जो वादा किया था दोस्तों किसने, ईश्वरी सिंह ने, वो अब जो है पेशवा किससे मांगने लगे, तो सवाई माधो सिंह से मांगने लगे थे वो रकम। और धन संबंधी जो लंबी चौड़ी मांग रख देते हैं। और माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था, सवाई माधो सिंह था जो मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे सुनहरा अवसर मिला। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, तो मराठा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, प्रवेश करते हैं। और दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा देते हैं। कौन करवा देते हैं, नगर के सभी द्वार बंद, तो माधो सिंह द्वारा नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए जाते हैं। और अचानक राजपूत सैनिकों को और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी क्या हुई दोस्तों, घातक सिद्ध हुई, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाता है, जो मराठे हैं उनका क्या हो जाता है, कत्लेआम हो जाता है। इसमें 1500 मराठों का क्या होता है, कत्लेआम होता है। कितनों का होता है, 1500 मराठे मारे जाते हैं इसमें। तो राजस्थानों के लिए जो है ये चीज़ क्या होती है, घातक सिद्ध होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट है तुंगा का युद्ध। कौन सा है, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध, तुंगा का युद्ध। तुंगा के युद्ध के बारे में यदि हम देखें तो जयपुर राज्य और मराठों के बीच चौथ को लेकर, चौथ क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कर था। चौथ क्या था, एक प्रकार का कर था। चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। जयपुर राज्य और मराठों के बीच चौथ कर को लेकर बार बार क्या होता था, विवाद होता था। मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर में लूट मार मचाया करते थे, ठीक है। महादजी सिंधिया जो है जयपुर में लूट मार मचाया करते थे, किस कर को लेकर के, चौथ कर को लेकर के। मराठों को इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इससे मुक्ति करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। प्रताप सिंह क्या कर रहा था, इससे मुक्ति करने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन करते हैं। जोधपुर का महाराजा दोस्तों विजय सिंह, इससे क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। कौन, प्रताप सिंह। तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया, ठीक है। किस संघ को सैनिक सहयोग दिया, तो ये दिया था प्रताप सिंह को, ठीक है। इसके अतिरिक्त महादजी सिंधिया का साथ किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी के द्वारा महादजी सिंधिया का साथ दिया जाता है और राजपूतों के साथ हो गया, ठीक है। महादजी सिंधिया का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया, ठीक है। जो महादजी सिंधिया का जो साथी था दोस्तों मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी, ये महादजी सिंधिया को छोड़कर किसके साथ हो जाते हैं, तो राजपूतों के साथ हो जाते हैं। तो राजपूतों के साथ कौन कौन हो जाते हैं, तो जोधपुर का महाराज विजय सिंह हो जाता है प्रताप सिंह के साथ में। इसके अलावा शिवपुर व करौली के शासक हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी किसके साथ हो जाते हैं, तो प्रताप सिंह के साथ हो जाते हैं, यानी कि राजपूतों के साथ हो जाते हैं। अब महादजी अकेला पड़ जाता है दोस्तों, महादजी सिंधिया अकेला पड़ जाता है। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी कि महादजी सिंधिया और राठौड़ यानी कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और भयंकर रक्तपात के बाद भी यह युद्ध क्या रहता है दोस्तों, अनिर्णायक रहता है। मतलब कोई भी निर्णय नहीं निकलता है, ना कोई हारता है ना ही कोई जीतता है, जिसमें राजपूत सेना का क्या रहा दोस्तों, पलड़ा भारी रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि तुंगा का युद्ध कब होता है, तो 28 जुलाई 1787 को होता है। कहाँ होता है, लालसोट के पास होता है, ठीक है। किस में होता है, मराठा थे दोस्तों महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा गठबंधन के बीच में होता है, यानी कि प्रताप सिंह के मध्य होता है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने इसमें से कुछ बातें जो है जयपुर का इतिहास पढ़ा था उसमें भी पढ़ी थी, लेकिन मैं आपके लिए अलग से लेके आया हूँ ये वीडियो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।